हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है कार्बो एनायंस। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हमने कार्बोकेटायंस और फ्री रेडिकल पढ़ लिया। सीक्वेंस में तो कार्बोकेटायंस के बाद कार्बो एनायन आना चाहिए, लेकिन हमने फ्री रेडिकल पढ़ा। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल्स मिलता जुलता था कार्बोकेटायन से। तो हम आज कार्बो एनायन की बात करें तो इसको कार्बेनायन भी बोलते हैं। ठीक है, सीधा सा मतलब है कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कार्बो एनायंस कैसे बनते हैं? तो जैसे कार्बोकेटायंस बनते थे, सेम प्रोसेस से कार्बो एनायन बनते हैं। मींस जब कार्बन वाई समय एक्स करके हो गया, अब वाई डाल देते हैं। कार्बन किसी वाइज इज लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन। जब कार्बन किसी ऐसे एटम से जुड़ा है जो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके बीच जो हेटेरोलिटिक फिजन होगा, फिजन या हेटेरोलिसिस बोलते हैं इसको, हेटेरोलिसिस, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कार्बन खुद ले लेता है और दूसरे को प्लस चार्ज में रिलीज कर देता है। मींस अब यहां कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि वो वाई से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। तो मींस जब कार्बन किसी ऐसे एटम से जुड़ा हुआ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो जब हेटेरोलिटिक फिजन होता है तो वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर ले लेता है, खींच लेता है दादागिरी से और इसको रिलीज कर देता है एज ए प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये था कहानी कि कार्बो एनायंस कैसे बन रहे हैं। कार्बो एनायन हेटेरोलिटिक फिजन से बनते हैं। हेटेरोलिटिक का मतलब हुआ अनसिमिलर फिजन्स, अनइक्वल ब्रेकडाउन। मींस इक्वल ब्रेकडाउन कब होता है? जब दोनों इलेक्ट्रॉन अपना अपना ले लेते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां जो स्ट्रॉन्ग है वो खींच लेता है। ठीक है, जैसे हम एक रस्सी पकड़ के दो बंदे खींच रहे हैं, तो जो खींच लिया वो पूरी रस्सी अपनी तरफ ले लिया। सेम कहानी यहां है कि इसकी कार्बनिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसने क्या कर दिया? पूरे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को ले लिया और एनायन के रूप में बन गया। इसको बोलते हैं कार्बो एनायंस। तो ये था नाम, ये था बनने का तरीका। अच्छा, अब आते हैं इनके नेम क्या होंगे। सबके नेम होते हैं जैसे, तो कार्बन CH3 माइनस है अगर, या CH3 CH2 माइनस है, तो इनको इनके जैसे कार्बोकेटायन में नाम देते थे कि उनके पेरेंट नाम से, ऐसे इसमें होगा, ये हो गया मेथाइल कार्बो एनायन। सेम इथाइल कार्बो एनायंस। सेम अगर हम बात करें CH3 CH2 CH2 माइनस, तो क्या होगा? प्रोपाइल कार्बो एनायन को हम C लिख दे रहे हैं, कार्बो एनायंस। ठीक है, तो अगर हम और एग्जांपल लें कि नाम के लिए, तो अगर हम इसकी बात करें, ऐसा ग्रुप है CH2 माइनस, तो क्या होगा? ये एलाइलिक है, तो एलाइल कार्बो एनायंस। सेम अगर हम बात करें इसकी, तो ये क्या हुआ? बेंजाइल कार्बो एनायन। तो क्लियर ये हुआ कि जो पैरेंटल कंपाउंड है उसके नाम से ही इसके कार्बो एनायंस लिया जाता है। तो ये थे उसके नाम कि कार्बो एनायंस के नाम कैसे होंगे। तो कार्बन के नाम जैसे कार्बोकेटायंस के लिए का फ्री रेडिकल की हमने देखा था, ऐसे ही इनके लिए भी, कार्बो एनायन के लिए भी सेम कहानी होती है। अब आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? प्रॉपर्टी क्या हो गया? तो अगर बच्चों देखें यहाँ पे, तो यहाँ क्या था? यहाँ ने इसमें सपोज करो ये H था, तो यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, सॉरी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, ये भी थे जिसके साथ शेयरिंग में था। यहाँ क्या हुआ कि इसने इसको तो हटा दिया, लेकिन अपना हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के रखा। मीन्स कार्बोकेटायन में क्या होता था? वो हाइब्रिड ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय हो जाता था और p ऑर्बिटल में, p ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाता था। फ्री रेडिकल में भी क्या होता था? फ्री रेडिकल में थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि वो
sp3 ऑर्बिटल को ख़त्म किया या उसी में पड़ा हुआ है फ्री रेडिकल। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स को लेके बना हुआ है। मीन्स अगर यहाँ देखें तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बन गया, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। मीन्स ये प्लस चार्ज को बड़ी, न्यूक्लियस को बहुत अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जहां इनको न्यूक्लियस मिलेगा वो सोचेंगे वहां पे जाके हम पकड़ लें, क्योंकि इनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इनके पास बहुत पावर है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इनके हाइब्रिडाइजेशन पे। तो हाइब्रिडाइजेशन तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे इसका था तो वही होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि इनका शेप क्या होगा। शेप बच्चों, अगर ये ऐसे होता, अगर इसके सारे पुर्जे सलामत होते तो क्या होता है, क्या होता, टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि इसके एक ऑर्बिटल क्या हो गया, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, एनायन में कन्वर्ट हो गया, और वो किसी से बाउंडेड नहीं है, क्या है, वो फ्री है। जब फ्री होता है तो क्या करता है, वो प्लस बगल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को क्या करता है, थोड़ा सा रिपेल कर देता है, थोड़ा सा उसको बेंड कर देता है। तो इसका जो ज्योमेट्री हो जाता है बच्चों, वो ऐसे जैसे अमोनिया की बात करें, अमोनिया में भी तो यही कहानी है। इसके पास क्या होता है, लोन पेयर ही होता है। तो इसका जो होता है पिरामिडल होता है, पिरामिडल होता है, ठीक है। तो इसका भी शेप जो होगा वो क्या होगा, पिरामिडल होगा, ठीक है। तो ये था इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका शेप, ठीक है। अगला देखें तो इसके सारे सेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सारे में सेल में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसमें भी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं है। तो ये क्या हो जाएंगे, बाय नेचर ये हो जाएंगे डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक मतलब इनको मैग्नेटिक फील्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि ये जनरेट कैसे होते हैं, ठीक है। तो ये जनरेट होंगे हेटेरोलिटिक फिजन से, लेकिन किन किन रिएक्शंस में होते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन बोल दो, जैसे एल्डोल में, जैसे कैनिजारो में, जैसे पर्किन में, इन तरह के रिएक्शंस में ये जनरेट होते हैं, ठीक है। ये थे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट्स होता है, वो सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के होते हैं, वो है इनकी स्टेबिलिटी, ठीक है। अब स्टेबिलिटी पे आ जाए तो ये स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है कंपेयर टू कार्बोकेटायंस, ठीक है। यहां भी सेम कहानी होगा कि यहां आपको देखना होगा रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट, ठीक है। और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लूं तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। तो हम लिखते हैं आर इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट या अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट, और फिर देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव होगा वो रेजोनेंस या मेसोमेरिक, और फिर होगा इंडक्टिव इफेक्ट्स, ठीक है बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं। अगर एग्जांपल पहला मैं ले लूँ CH3 CH2 फ्री रेडिकल्स, CH3 CH CH3 फ्री रेडिकल बोल रहा हूँ, माइनस एनायंस, और ले लूँ टर्सरी कार्बन आयंस, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये है टर्सरी। तो अब देखो बच्चों, ये इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कार्बोकैटायंस और फ्री रेडिकल से अलग होगा। क्यों अलग होगा, देखो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, मीन्स इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो जहाँ चार्ज ज़्यादा है वहाँ और इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा, डिस्टेबलाइज होगा। मीन्स ये क्या दे रहा है, ए प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट।
अब बोलो कि ये अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी देगा? नहीं। हमने जब हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था या मेसोमेरिक पढ़ा था, हाइपर कॉन्जुगेशन जब पढ़ा था उसमें बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायंस फ्री रेडिकल और एल्कीन में मिलता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रहना कि कभी भी कार्बो एनायन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं वर्क करता, हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं करता। ठीक है, तो ये तो यहां से कहानी से हट गया अभी के केस में। ठीक है, तो अब आ जाओ, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं करेगा, तो अब आ गया इंडक्टिव इफेक्ट्स। तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा। क्या करेगा? डीस्टेबलाइज। और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट याद रखो कि कार्बो एनायन के केस में प्लस आई इफेक्ट उसको डिस्टेबलाइज करेगा और माइनस आई इफेक्ट उसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, अब इतना पता चल गया, तो अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व आराम से हो जाएगा। यहां क्या दे रहा है? प्लस आई इफेक्ट वन साइड से, यहां देखो इधर से भी प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, मीन्स 2 प्लस आई मिल रहा है इसको। यहां देखो बच्चों, यहां तो तीनों तरफ से प्लस आई मिल रहा है, 3 प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन हो रहा है? सी हो रहा है। अगर ये बी सी दे तो सी सबसे ज्यादा क्या हो गया? लीस्ट स्टेबल हो गया, लीस्ट स्टेबल। तो सी हो गया, उससे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? बी, और सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ ए। क्लियर? ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अगर मैं ये देखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यहां देखूं CH3 CH3 माइनस, और अगर मैं देखूं CH3 CH2 माइनस। ठीक है, आ जाओ A B C, विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल? देखो बच्चों, यहां इसको क्या मिल रहा है? सॉरी, यहां मिल रहा है इसको रिजोनेंस। क्या मिल रहा है? रिजोनेंस। ठीक है, यहां क्या मिल रहा है? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, यहां क्या मिल रहा है? यहां भी प्लस आई इफेक्ट। यहां एक साइड से प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, मीन्स 1 प्लस आई इफेक्ट। तो बच्चों यहां देखें अगर हम, तो यहां रिजोनेंस है, यहां प्लस आई इफेक्ट, यहां पे प्लस आई इफेक्ट यहां भी है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। तो प्राइमरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, क्योंकि यहां दो तरफ से प्लस आई इफेक्ट इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो सबसे जो लीस्ट स्टेबल हुआ वो क्या हुआ? ये हुआ लीस्ट स्टेबल। तो सबसे लास्ट में बी, उससे ज्यादा हो गया सी, और सबसे ज्यादा हो गया ए। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे रिजोनेंस मिल गया। रिजोनेंस इज मोर इफेक्टिव देन इंडक्टिव इफेक्ट्स, और वैसे भी इसमें प्लस आई इफेक्ट है, तो ऑलरेडी रिजोनेंस इसको स्टेबलाइज करेगा ही करेगा। तो और एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं देखूं ठीक है बच्चों, इसमें कोई ग्रुप नहीं लगाते हैं, इसमें लगाते हैं OH, इसमें लगाते हैं CH3, और इसमें लगाते हैं OCH3। ठीक है, तो देखो बच्चों A B C और D। ठीक है, यहां देखो इस कार्बोकैटायंस में क्या है? केवल क्या है? रिजोनेंस है। ठीक है, सॉरी कार्बोनाइन से। इस कार्बोनाइन में क्या है? इस कार्बोनाइन में भी रिजोनेंस है प्लस, ये क्या है? OH क्या होता है? प्लस M इफेक्ट शो करता है, मींस ये अपने रिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिंग में देगा। ठीक है,
और माइनस आई इफेक्ट भी करता है, बट माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं करता क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट में हमने समझाया था। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ देखो अगर ध्यान से, तो यहाँ क्या मिल गया इसको मिल गया एल्कीन के अल्फा पे अल्फा कार्बन, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन मिल गया इसको। तो यहाँ अल्फा कार्बन मिल गया किसके रिस्पेक्ट में, इसके कार्ड से नहीं, यहाँ मिल गया इसको इस एल्कीन के कार्बन के कार्ड से। तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन मिल गए। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस में लाता है, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट ये भी शो कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट भी करता है, पर माइनस आई इफेक्ट काम नहीं करता है। अब देखो कार्बोनाइन को क्या चाहिए, कार्बोनाइन को चाहिए कि उसको कोई इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं प्लस एम इफेक्ट से, ये भी प्लस एम से दे रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें मेसोमेरिक में तो OH ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट देता है, ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट देता है देन OCH3 से, क्योंकि प्रायोरिटी ग्रुप में, प्रायोरिटी ऑर्डर में OH ज़्यादा प्रायोरिटी है कंपेयर टू OCH3 से। तो सबसे जो लीस्ट हो गया वो ये हो गया, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं B सबसे लास्ट में। उसके बाद आ जाएगा D, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अब ये 2 स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये इसमें तो स्टेबलाइज करने के लिए केवल रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस के प्लस के अलावा क्या है, रेजोनेंस के अलावा इसमें है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया, मीन्स सबसे ज़्यादा स्टेबल C, देन A, देन D, देन B। तो ये हुआ सीक्वेंस CADB, ठीक है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और मिक्स करते हैं एग्जाम्पल्स को, ठीक है। यहां लगा दिया Cl, यहां लगा दिया NO2, यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया CH3। चलो अब समझाइए, आप लोग खुद से ट्राई करिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, बाकी हम तो डिस्कस करेंगे ही। यहां देखो बच्चों, ये क्या करता है, ये सारे प्लस कार्बोनाइन है। तो कार्बोनाइन में क्या होता है, इसके चार्ज को जो कम कर दे वो ज़्यादा स्टेबल। तो ये, लेकिन ये क्या कर रहा है, प्लस एम इफेक्ट देता है और माइनस आई, बट प्लस एम इफेक्ट इसमें काम नहीं करता। इसका मतलब ये इंडक्टिव इफेक्ट से इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब स्टेबलाइज करेगा। यहाँ देखो, यहाँ ये माइनस एम भी शो करता है और माइनस आई भी शो करता है। तो माइनस एम भी इसको स्टेबलाइज कर रहा है और माइनस आई से भी स्टेबलाइज कर रहा है। और यहाँ देखो ये क्या करता है, प्लस एम से और माइनस आई से, तो माइनस आई काम नहीं करता, मतलब प्लस एम से क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये इसमें रेजोनेंस भी है और क्या है, अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट भी है। मीन्स ये रेजोनेंस और अल्फा दोनों से स्टेबलाइज कर रहे हैं। मीन्स स्टेबल ये है और स्टेबल ये है, ठीक है, और स्टेबल ये है। तो सबसे ज़्यादा जो डिस्टेबलाइज कर रहा है ये कर रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा हो गया C, ठीक है। अब आगे स्टेबलाइज में कौन ज़्यादा स्टेबल कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो करता है प्लस एम इफेक्ट। मेसोमेरिक सबसे आगे है, मेसोमेरिक या रेजोनेंस सबसे आगे है। तो क्या हो गया, इसमें यहाँ भी रेजोनेंस प्लस माइनस आई है, तो सबसे ज़्यादा हो गया B, क्योंकि सबसे आगे है मेसोमेरिक है। अब इन दोनों में रेजोनेंस है प्लस आई है, रेजोनेंस है प्लस अल्फा हाइड्रोजन है। देखो इंडक्टिव से ज़्यादा इफेक्टिव है अल्फा हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ पे इसको एक पॉजिटिव पॉइंट मिल गया अल्फा हाइड्रोजन का, इसके पास केवल इंडक्टिव था, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया कंपेयर टू A। D इज मोर स्टेबल देन A, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आएगा, D देन A, ठीक है। तो BDAC। रीजन क्लियर हुआ, नहीं क्लियर, मैं फिर समझा दे रहा हूँ। यहाँ मेसोमेरिक से स्टेबलाइज कर रहा है, ये दोनों स्ट्रक्चर जो D और A की बात करें तो ये रेजोनेंस से प्लस माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस से प्लस अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट से स्टेबलाइज कर रहा है। तो रेजोनेंस और अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट मिलके इंडक्टिव से ज़्यादा हो गए, इसलिए D इज मोर स्टेबल देन A। तो ये हुआ स्टेबिलिटी का एग्जैक्ट सीक्वेंस, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि
जो कार्बन आयंस या कार्बोकेट कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस होते हैं कि उनके स्टेबिलिटी 4 कार्बोकेटायन या 4 कार्बोनायन दे देगा, बोलेगा कौन सा कार्बोनायन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा लिस्ट स्टेबल है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें ये देखूं, अब देखो बच्चों, एक ही फंक्शनल ग्रुप है बट 3 अलग अलग पोजीशन पे है, 3 अलग अलग पोजीशन पे है, ए बी सी। आप बताइए कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बन आयंस सबसे ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ देखो बच्चों, ये क्या कर रहा है, ये -m से स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, और -I से स्टेबलाइज कर रहा है। अब मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक काम नहीं करता, हमने पहले भी पढ़ा दिया है, नहीं पढ़ा है तो मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़िए, टाइप करिए मिस्ट्री ऑफ साइंस मेसोमेरिक इफेक्ट, आपको मिल जाएगा, बढ़िया से एक्सप्लेन मिलेगा आपको। तो यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं काम करेगा, यहाँ -I इफेक्ट काम करेगा। यहाँ देखो, यहाँ -m इफेक्ट भी करेगा और -I भी इफेक्ट करेगा। अब देखो बच्चों, मेसोमेरिक जो है -m इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है, डिस्टेंस से इसको कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जो इंडक्टिव इफेक्ट है, -I इफेक्ट है, वो क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। क्या है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो जितना क्लोज होगा प्लस -I ग्रुप, वो ज़्यादा -I इफेक्ट डालेगा, दूर हो जाएगा तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इन दोनों में मेसोमेरिक भी है और इंडक्टिव है, तो इन दोनों में देखना है, बट इसके पास क्यों इंडक्टिव है, मतलब ये इन सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया बी, सॉरी सबसे लीस्ट स्टेबल हो, क्योंकि यहाँ एनायन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को खींचना है, तो खींच तो ये सबसे ज़्यादा रहे हैं, ये सबसे कम खींच रहा है क्योंकि इसके पास क्यों इंडक्टिव है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया, ये हो गया लीस्ट, मीन्स यहाँ हो गया बी सबसे लीस्ट। अब आ जाओ, ये -m से ये भी -m, बट यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इसके बगल में डिस्टेंस केवल 1 2 3 कार्बन के है, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 डिस्टेंस बढ़ गया तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है, मीन्स ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया सी देन बी, तो सी बी देन ए, सॉरी देन ए, तो सी ए बी, ये था इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और 1-2 एग्जाम्पल लेके अब इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि जैसे आपने कार्बोकेटायंस पढ़ा, जैसे आपने फ्री रेडिकल पढ़ा, तो कार्बो एनायंस में सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं होता है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, ए बी सी। अब बताइए कौन सा कार्बो एनायंस ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है। अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है, यहाँ पे भी रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो रेजोनेंस नहीं है तो इसका मतलब सबसे लीस्ट तो ये हो गया, सबसे लीस्ट ये हो गया। अब देखो कि रेजोनेंस के साथ कौन ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। देखो बच्चों, यहाँ रेजोनेंस के साथ इसको +I इफेक्ट दे रहा है इधर से, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ +I इफेक्ट यहाँ से भी दे रहा है, +I इफेक्ट यहाँ से भी दे रहा है, तो इसे सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी कार्बन आयंस। सेकेंडरी कार्बन आयंस लेस स्टेबल होता है देन प्राइमरी, ठीक है। ये प्राइमरी, ये इसके रिस्पेक्ट में प्राइमरी हुआ क्योंकि ये तो ग्रुप माने, तो ये इसके एक तरफ से माइनस इफेक्ट, यहाँ पे 2 तरफ से माइनस इफेक्ट है, इसलिए ये ज़्यादा डिस्टेबल हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसमें क्या है, रेजोनेंस है। यहाँ रेजोनेंस के साथ 2+I इफेक्ट मान लो, यहाँ रेजोनेंस सब +I इफेक्ट है, तो रेजोनेंस है तो इससे ज़्यादा हो गया, लेकिन इन दोनों में अगर कंपटीशन करें तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज है कंपेयर टू दिस, तो बी देन ए देन सी। ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कार्बो एनायंस के बारे में ही पढ़ा कि उसके स्टेबिलिटी में क्या क्या फंक्शन काम करते हैं, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को हमको कंसीडर करना है। वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट थे रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन कम जगह मिलेगा, जैसे कि आप
फिनाइल ग्रुप के नीचे अगर कोई एल्कीन के रिस्पेक्ट में अगर कोई मिल जाता है अल्फा कार्बन तो मिलेगा, वरना इसके कार्बो एनायन के रिस्पेक्ट में कोई अल्फा कार्बन होगा तो वो रेजोनेंस नहीं दे, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देगा। प्लस हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की प्लस आई इफेक्ट उसको स्टेबलाइज कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, या माइनस आई इफेक्ट उसको स्टेबलाइज कर रहा है। तो अपने नोट को रिवाइज करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।